काकोरी कांड भाग 3। भगत सिंह को 60,000 रुपए के जमानत पर उनके पिता ने छुड़वा लिया था और उनके लिए एक डेयरी खोल दी थी। सुबह 4 बजे से उठकर भैंसों का दूध निकालना, दिन निकलने के साथ ही तांगे में दूध के बर्तन लाद कर लाहौर ले जाना, अपने ग्राहकों को उसे देना, उनका हिसाब रखना, उनसे पैसे लेना और आवश्यकता की चीजें खरीदना, यह सब काम वे एक समझदार व्यापारी की तरह करते थे। डेयरी दिन में डेयरी रहती थी, रात में क्रांतिकारियों की धर्मशाला बन जाती थी। भगत सिंह एक बड़ा भिगोना, टोपिया को और एक स्टोव खरीद लाए थे। गर्म दूध साथियों को ठाठ से मिलता था, वही सलाह मशवरा होते थे, योजनाएं बनती थी, गपशप भी होते थे। भगत सिंह एक ओर तो डेयरी के काम में भी जी जान से जुट गए, दूसरी तरफ जमानतियों की शैली में निरंतर सरकार को पत्र लिखते रहे कि यदि सरकार के पास सबूत है तो वह भगत सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाए या फिर यह जमानत समाप्त करे। समाचार पत्रों में इस आशय के पत्र छपे। कैंसिल में यह मामला उठाया गया और कानून विशेषज्ञों की ओर से सरकार को नोटिस दिए गए कि यह तो सरकार मुकदमा चलाए या जमानत समाप्त करे। भगत सिंह के विरुद्ध सबूत जुटाने में सरकारी मिशनरी पूरी तरह असफल रही थी, अतः उसे भगत सिंह की जमानत समाप्त करनी पड़ी। काकोरी कांड में जब क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई तो भगत सिंह पूरी तरह हिल गए थे। काकोरी के शहीदों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सबसे पहले फांसी हुई, यानी औरों से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। 14 दिसंबर को उन्होंने एक पत्र लिखा था। वह पत्र इस प्रकार था: कल मैंने सुना कि प्रीवी काउंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी। आप लोगों ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ उठा नहीं रखा, किंतु मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दुख और भय क्यों माने? यह तो नितांत स्वाभाविक अवस्था है, उतनी ही स्वाभाविक जितनी प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ ना जाएगी। सबको मेरा नमस्कार, अंतिम नमस्कार। आपका राजेंद्र। सच्चिदानंद सान्याल भी काकोरी कांड के मुख्य सिपाही थे। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो लोग किसी षड्यंत्र में शामिल होते अथवा शामिल होने की शंका भी हुई तो उनको पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता था, फिर अभियोग चलाया जाता था। कानूनी प्रक्रिया कछुए की चाल से चलती थी। कभी कभी तो मामूली शंका के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर 2-2 साल तक अभियोग चलाया जाता था और छानबीन होने पर कई लोग निरपराध भी सिद्ध होते, लेकिन उन्हें 2 साल की सजा तो बिना किसी अपराध के ही हो जाती थी। सच्चिदानंद सान्याल को राजद्रोह के षड्यंत्र के आरोप में आजन्म कारावास की सजा हो गई थी। वे अंडमान में 5 वर्षों तक अमानवीय यातनाएं सह चुके थे। जीवन में मातृभूमि के दर्शन पुनः प्राप्त होंगे ऐसी आशा उन्हें नहीं थी, किंतु 5 वर्ष बाद 1920 से 21 में वे कारावास से मुक्त हो गए। काकोरी अभियोग चल रहा था और बहुत सारे क्रांतिकारियों को पता था कि उन्हें अब और सजा होने वाली है। ये क्रांतिकारी सब जगह जुड़े हुए ही रहते थे। सच्चिदानंद के साथ लाहिड़ी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सच्चिदानाथ सान्याल को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। बनारस षड्यंत्र के कारण सच्चिदानाथ को 32.5 साल की सजा और भी सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के नवादा नामक ग्राम के निवासी थे। काकोरी कांड में जितने लोग गिरफ्तार किए गए उनमें रोशन सिंह भी थे।
असहयोग आंदोलन के आरंभ से ही अपने काम शुरू किया था। शाहजहांपुर और बरेली जिले के गांव-गांव घूमकर आपको असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। उन दिनों में बरेली में गोली चली थी, जिसके आरोप में ठाकुर रोशन सिंह को 2 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई थी। वे अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू अच्छी तरह जानते थे। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए वे जीवन भर लड़ते रहे। काकोरी कांड के संबंध में उनका अपराध इतना नहीं था कि उन्हें फांसी दी जाए, फिर भी उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया। फांसी से पूर्व उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए बिल्कुल दुख ना करें। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको अपने कार्य में सफलता दे। मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख या भय नहीं है। दुनिया में आने वाले को एक दिन जाना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसे वही गति प्राप्त होती है, और जो घर संसार से दूर वन में तपस्या करने से प्राप्ति होती है।